been studying the Indian economy for almost 50 years now. मेरा सीधा आपसे एक सवाल है कि हमारी इकोनॉमी की हेल्थ अब क्या है और अगले 10 साल में आप कहाँ देखते हैं उसे जाते हुए? ये जो सवाल है ना, ये निर्भर करता है कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल कर रहे हैं। अगर आप संगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बोल रहे बहुत अच्छा हो रहा है, स्टॉक मार्केट बढ़ गया है ना, हालांकि गिरा पिछले महीनों में, लेकिन अगर 2 साल पहले कंपैरिजन देखेंगे तो 3 गुना हो गया। तो जिसकी मतलब 100 रुपए था उसका 300 रुपए हो गया। वो 300 में से हो सकता है 20-25 रुपए कम हो गया, पर फिर भी बहुत हो गया। तो जो हमारा संगठित क्षेत्र है वो वाले लोग बोलेंगे अच्छा कर रहा है, जो असंगठित क्षेत्र वाले हैं वो बोलेंगे बहुत खराब है, उनको बेरोजगारी है, उनमें गरीबी है। अभी सरकार ने ई श्रम पोर्टल बनाया, जब पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोग वापस जा रहे थे गांव में, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हमारे देश में कितने असंगठित क्षेत्र में लोग काम करने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए। तो सरकार ने ई श्रम पोर्टल बनाया। तो प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 30 करोड़ लोगों ने ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर किया और उसमें से 90% बोलते हैं हम 10,000 रुपए से कम कमाते हैं, यानी कि वो साल में 1,20,000 कमा रहे हैं। तो गरीबी की रेखा के आसपास ही है। उनमें बेरोजगारी है, उनमें गरीबी है। और फिर जो अमीर है खासकर, वो तो हमारे देश में 1% है करीब करीब जो अमीर है। उसके बाद आप मिडिल क्लास ले लीजिए, तो जो 1% अमीर है वो काली कमाई बहुत करता है। काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज है हमारे देश में। हर जगह लोग काली कमाई कर रहे हैं, देश से पैसा बाहर निकाल लेते हैं। और ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ऐसा है कि आप उसके चलते हुए हवाला के जरिए, लेयरिंग के जरिए आप देश से पैसा बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़े तो बाहर कर लेते हैं अपना, है ना। तो ये जो तबका है जो ऊपर का 3-4% है, वो तो कहेगा बहुत अच्छा कर रहा है अर्थव्यवस्था। जो नीचे का तबका है वो कहेगा कि हमें तो बहुत परेशानी है, हमारे बच्चों को काम नहीं मिल रहा है ना। तो जैसे कि अगर आप देखें तो 2016 में पियोन की नौकरी उत्तर प्रदेश में निकली 360, तो उसके लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया, बच्चों ने। हाँ, उसमें से 380 जो पीएचडी थे, आपने पीएचडी कर लिया और आप पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना। 2 लाख बीटेक, एमटेक, बीकॉम, एमकॉम थे, तो आपने ये बीटेक, एमटेक कर लिया और आप पियोन की नौकरी करने को तैयार है, क्योंकि आपको जो सही ढंग का काम नहीं मिल रहा जो आपकी डिग्री के अप्रोप्रिएट है। उसी तरह रेलवे की 35,000 नौकरी निकली 2019 में, उसमें 1.25 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया 35,000 नौकरी के। और फिर बाद में राइटिंग हो गई, क्योंकि सिर्फ 7 लाख लोगों को इनवाइट किया जाए इंटरव्यू के लिए 3 साल बाद। तो ये दिखा रहा है कि हमारी जो बेरोजगारी है यूथ में खासकर, वो बहुत ज़बरदस्त है और उसका असर हमारे यूथ पे बहुत बुरा पड़ रहा है, क्योंकि यूथ बेचारा सारा टाइम मोबाइल फ़ोन पे लगा हुआ है। 15 से 29 साल के बच्चे हैं, जितने शिक्षित ज़्यादा हैं उतनी बेरोजगारी ज़्यादा है। तो परिवार परेशान है, माता पिता बोल रहे हैं आपको इतना पैसा खर्च किया, आपको जो है प्रयागराज भेजा, आपको जो मुखर्जी नगर भेजा दिल्ली में, है ना, इतना पैसा खर्च हो गया, कोटा भेजा, और आप तो गुड फॉर नथिंग है, तो आप ही में कुछ दोष होगा। अब बच्चा वैसे ही परेशान है, उसको काम नहीं मिल रहा और घर में भी परेशानी बढ़ गई। तो अब बच्चे बहुत सारा लेवल पे ड्रग्स और ड्रिंकिंग में चले गए, सब्सटेंस अब्यूज में। अब काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो छीना झपटी हो रही है। तो एक बिहार की स्टडी हुई, वो दिखा रही है कि ये बच्चों में छीना झपटी हो रही है, बिहार में हालात और ज़्यादा खराब हैं। तो ये जो सोशलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है, इसका एक पॉलिटिकल इफेक्ट भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन बच्चों को अपने काम में लगा ले रही हैं, उल्टे सीधे चीज़ों में। वो अपना प्रोपेगेंडा करने में और तरह तरह से वो लगा रही हैं, तो उनको बरगला भी रही हैं कि बच्चे और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं। तो ये तो अलग अलग तबके हो गए। तो ओवरऑल जो आर्चिंग व्यू होगा वो हमारा मैक्रो का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अब मैक्रो में क्या हो रहा है कि हमारा संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, लेकिन जितना संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है वो असंगठित क्षेत्र घट रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए कि हमारा जो सेकेंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है वो ट्रेड सेक्टर है। अब ट्रेड सेक्टर में अगर आप देखें तो ई कॉमर्स बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, उसमें 20%, 30% का ग्रोथ हो रहा है, जबकि सरकार कह रही है ऑफिशियली 6.5% का ग्रोथ हो रहा है पिछले, अगर आप जो 7-8 साल का एवरेज लें, तो वो अगर 20-30% बढ़ रहा है तो कोई सेक्टर घट रहा होगा। तो कौन है? आपका नेबरहुड स्टोर है। हम तो अपने घर में ही देखते हैं कि हम लोग पैंडेमिक के पहले कुछ भी ई कॉमर्स से नहीं ऑर्डर करते थे और आज 90% हम ऑर्डर करते हैं, नेबरहुड स्टोर नहीं जा रहे। तो नेबरहुड स्टोर गिर रहा है और ई कॉमर्स बढ़ रहा है।
उसी तरह रिपोर्ट आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर से, लेदर गुड सेक्टर से, प्रेशर कुकर इंडस्ट्री से, ये बड़े बड़े एम्प्लॉयर जो हैं कि वहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर गिर रहा है। तो ये जो गिरावट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वही परेशानी का सबब है कि वहाँ पे बच्चों को काम नहीं मिल रहा है, वहाँ पे जो परेशानी बढ़ गई है और साथ में दाम भी बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ आपका काम नहीं मिल रहा, परिवार की आमदनी कम है और फिर दाम बढ़ जाते हैं तो आपकी जो परचेजिंग पावर है और कम हो जाती है। तो मेरा जो मालिश करने वाला आता है हफ्ते में एक बार, वो कई बार आके बोलता है जी अब तो इतने दाम बढ़ गए, मैं तो सब्जी नहीं खरीद पा रहा। मेरे बच्चे बोलते हैं जी कुछ तो सब्जी तो खरीदना चाहिए। तो जो नीचे का तबका है उसको जो बेरोजगारी से परेशानी है, उसको परेशानी है दाम बढ़ने से। तो ये सारी चीजें मिला के जो हमारा आम आदमी है, जिसको हम कहते हैं जो 95% जो लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबका, उसको परेशानी है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू सरकार लेती नहीं। क्यों नहीं लेती? क्योंकि सरकार के जो आंकड़े हैं जीडीपी के बढ़ने के, वो सिर्फ संग्रहित क्षेत्र के आधार पे हैं। तो वहां उस संग्रहित क्षेत्र के आधार पे बोलती है जी 6.5% की ग्रोथ हो रही है, 7% की हो रही है और हम तो दुनिया में सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो सरकार तो खुश है कि भाई हमने पैंडेमिक को भी झेल लिया, हमने यूक्रेन के युद्ध को भी झेल लिया, पैलेस्टाइन का युद्ध भी झेल लिया और पॉलिसी के चलते हुए हमने तो अर्थव्यवस्था को इतना अच्छी उस पर पहुंचा दिया। लेकिन उसमें असंगठित क्षेत्र नहीं आ रहा। तो हमारे जो आंकड़े हैं वो सही नहीं होने की वजह से हम असंगठित क्षेत्र को अदृश्य कर दिया है, पॉलिसी में भी अदृश्य कर दिया है और हमने उसमें जो डेटा में भी अदृश्य कर दिया है। और इसको मैं कहता हूं कि कॉलोनाइजेशन ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जैसे कॉलोनियल रूल में जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारा मार्केट कैप्चर किया, तो लैंकेस्टर से, मैनचेस्टर से माल आता था। हमारे यहाँ टेक्सटाइल सेक्टर खत्म हो गया, हमारे यहाँ शिप बिल्डिंग सेक्टर में परेशानी आ गई, मेटलर्जी में परेशानी आ गई। जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का डिबेट है 1860 से लेकर 1890 का, तो वो हमारा जो इकोनॉमी डाउन हुई और ब्रिटेन की इकोनॉमी अच्छी कर रही थी क्योंकि वहां से माल आ जाता था। तो अभी भी यही हो रहा है कि संघर्ष क्षेत्र अच्छा कर रहा है, असंघर्ष क्षेत्र गिरावट है। तो मैं कहता हूँ कि इसको कॉलोनाइज कर लिया है असंघर्ष क्षेत्र को। और इसमें काले धन की अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा रोल है, क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था से क्या होता है कि हर चीज में एक परेशानी बढ़ जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखें तो शिक्षा अच्छी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि टीचर चाहते हैं कि हम एक ट्यूशन कमा लें। तो क्लास में अगर हमने अच्छा पढ़ा दिया तो फिर ट्यूशन के लिए बच्चे नहीं आएंगे। तो बच्चे का आप देखिए समय 1 घंटा क्लास में वेस्ट हुआ क्योंकि उसको समझ नहीं आया और वो बोर हो गया, तो समझता है शिक्षा तो बेकार है, शिक्षा से उसका ध्यान ही खत्म हो जाएगा। तो हमने उसको डिसवेड कर दिया शिक्षा से, उसको परेशान कर दिया हमने। फिर वो घर पे ट्यूशन करेगा। अब ट्यूशन वाला भी जो आएगा वो सिर्फ इम्तिहान पास कराने के लिए आपको पढ़ाएगा। तो रट्टा मार के बच्चे पढ़ते हैं, समझ बिल्ड होती नहीं। और इसीलिए हमारा जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है जो 2005 से आ रही है, वो अभी जो लेटेस्ट 2024 की रिपोर्ट आई वो दिखा रही है 14 से 18 साल के बच्चे, उनमें से 40% बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर सकते। मतलब कहने के लिए वो होने चाहिए 7वीं 8वीं में, लेकिन वो दूसरी की नहीं कर पाते हैं, तो वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे या उनमें वो कभी वो स्किल डेवलप नहीं होगी। अब ये तो 40% तो बहुत ही खराब हालत में, पर मेरा मानना है कि हमारे 90-95% बच्चे हैं जो कि ज्यादा स्किल डेवलप नहीं कर पाते, और खासकर रिसर्च के लिए। और आज जो दुनिया का वैश्वीकरण है ना, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे निर्भर करता है कि हम किस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे चलें। जैसे चीन को ले लें, तो चीन बहुत आगे निकल गया। अब वो हम उसको दुश्मन देश मानते हैं, लेकिन उसके साथ हमारा 83-85 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि वो हमें हाई टेक्नोलॉजी आइटम भी देते हैं और लो टेक्नोलॉजी आइटम भी देते हैं। हाई टेक्नोलॉजी आइटम में वो आपका फार्मास्यूटिकल्स का जो एपीआई जो होता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, आपके कार के कंपोनेंट्स, आपके पावर इक्विपमेंट आ रहा है वहां से, है ना, तरह तरह का। लो टेक्नोलॉजी आइटम है वो भी आ रहा है, पतंग का मांझा आ रहा है ना, गणेश की मूर्ति आ रही है, दिवाली की लाइट आ रही है, होली की पिचकारी आ रही है। तो हाई टेक और लो टेक सब वो हमें सप्लाई कर रहे हैं हमसे सस्ता। तो जब तक हम R&D में अच्छा नहीं करेंगे तब तक हम वैश्वीकरण नहीं कर सकते, हम जब विश्व में पीछे रह जाएंगे। और इसलिए हमें शिक्षा पे बहुत ध्यान देना चाहिए, लेकिन काले धन की अर्थव्यवस्था तेज होने से शिक्षा में हम गड़बड़ी में हैं। उसी तरह स्वास्थ्य में हमारी गड़बड़ी है। आप देखें तो हमारे स्वास्थ्य में बहुत परेशानी है, तरह तरह की। जो लोग डॉक्टर हैं वो सिजेरियन रेकमेंड कर देंगे जहां जरूरत नहीं, टेस्ट रेकमेंड कर देंगे जहां जरूरत नहीं। और मैं एक उदाहरण आपको दूं, मेरे साथ ऐसा हुआ आज से कोई 20-22 साल पहले। मेरी पत्नी बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं
तो उनका एक्सीडेंट हो गया। रात को वो निकली, इंडियन एक्सप्रेस से निकली और उन्होंने जाके टक्कर मार दी अपनी कार को एक बस में, क्योंकि वो शायद लगता है नींद आ गई होगी। हाँ, तो उनको अस्पताल ले गए। मैं भी जो अस्पताल गया, किसी ने फ़ोन कर दिया, तो वहाँ पे डॉक्टर ने 15 टेस्ट लिख दिए और टू बी केप्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। मैंने देखा कोई खास वो नहीं आया था, तो मैंने फिर कहा कि देखिए डॉक्टर साहब कितना बुरा हुआ, लगता है सो गई है ना व्हील पे चलाते हुए, और इसलिए टक्कर मार दी डीटीसी बस के पीछे। हाँ, तो वो देखिए इंडियन एक्सप्रेस की पॉलिटिकल एडिटर हैं और नींद आ गई। जैसे ही उसने सुना पॉलिटिकल एडिटर, उसने लिखना बंद कर दिया। फिर मैंने कहा कि ये क्या टेस्ट की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत नहीं, उसने सारे काट दिए टेस्ट। फिर मैंने कहा मैं तो जेएनयू में हूँ और यहाँ से आपके अस्पताल में 5 मिनट का रास्ता है। हाँ, आप घर ले जाइए, ऑब्जर्वेशन की भी जरूरत नहीं है। तो यानी कि उस डॉक्टर ने वो सब किया क्यों? पैसे बनाने के लिए। उसी तरह एक दफे उनके साथ केस हुआ कि वो रेलवे स्टेशन पे थी, किसी ने पीछे से उनका बैग चोरी कर लिया। वो रात का समय था, 10:30 बजे। पहले तो पुलिस चौकी गई, तो पुलिस चौकी वाले ने कहा आप पहले जाके अपने कार्ड ब्लॉक करा दीजिए। वो कार्ड ब्लॉक करा के आई तो जो पुलिस वाला बोलता है जी अब तो देर हो गई है, वो टाइपिस्ट चला गया। तो उन्होंने कहा मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं टाइप कर देती हूँ। टाइप कर दिया और तुरंत जब उनके फ्रेंड थे जो पीएम ऑफिस में जो मिनिस्टर थे, उनको फ़ोन कर दिया और फिर घर आ गई रात के 1 बजे। सुबह 6 बजे फ़ोन आ जाता है कि जी आपका बैग मिल गया। यानी कितने लोगों के बैग मिलते हैं जो चोरी हो जाते हैं। तो ये दिखाता है कि पुलिस को पता है कि कौन सा ग्रुप, कौन सा चोर का ग्रुप वहां पे रेलवे स्टेशन पे काम कर रहा है, और उन्होंने 3-4 घंटे में उसको ट्रेस करके फ़ोन करवा दिया कि यहाँ पे आपका बैग मिला है। तो यानी ये दिखाता है कि हमारे यहाँ जो होना चाहिए वो नहीं होता है। तो जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो कम हो जाती है। तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे जो सड़कें बनती हैं उनमें हम कोल्टार कम डालेंगे, उनमें एग्रीगेट कम डालेंगे, बारिश आएगी जो बह जाएगी। तो इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था बहुत इनएफिशिएंट है, हर जगह इनएफिशिएंसी है। तो इसको मैं बोलता हूँ डिगिंग होज एंड फिलिंग होज, गड्ढे खोदिए गड्ढे भरिए। या जो होना चाहिए वो नहीं होता है, जो नहीं होना चाहिए वो होता है, तो आदमी परेशान हो जाता है। तो काले धन की अर्थव्यवस्था से ऊपर के लोग तो बहुत कमाई कर लेते हैं, लेकिन सारी अर्थव्यवस्था बहुत ही इनएफिशिएंट हो जाती है, जिससे कि हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है और इसी से हमारी R&D पे असर पड़ता है, हमारी शिक्षा पे असर पड़ता है। कुल मिला के जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे आगे आने वाला समय है जिसका आपने सवाल किया, उसमें जब तक हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलेगी। हमारी जो तरक्की होनी चाहिए देश की, वो तरक्की भी आगे नहीं होगी। तो सर अगर हम डिटेल्स में जाएं तो आप अगर बता सके हमें कैसी कौन सी 5 चीज है जो आप बोल रहे हैं कि 10,000 कमाते हैं, पूरे साल में 1 लाख नहीं कमा पाते, ये 95% ऑफ द पॉपुलेशन करीबन उस आंकड़े के आसपास है। तो सरकार ऐसे 5 चीजें क्या कर सकती है कि ये बेसिकली इनका भी कंजम्पशन चालू हो, कि ये भी ई-कॉमर्स यूज करे, ये भी बाहर जाके खा लें कुछ, तो उसके लिए क्या कर सकती है सरकार? सबसे पहले तो गरीबी कैसे कम करेंगे, क्योंकि सब गरीबी से जुड़ा हुआ है और काले धन की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। काले धन की अर्थव्यवस्था को हमें अगर टैकल करना है तो उसके लिए हमें सारे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लानी है। अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल क्लास की, अकाउंटेबिलिटी बिजनेस क्लास की, अकाउंटेबिलिटी हमारे जुडिशरी की। आप देखिए 5 करोड़ केसेस कोर्ट्स में फंसे हुए हैं, जो जजमेंट आने चाहिए नहीं आते हैं, बहुत डिले होता है। जो एक वो फिल्म में फेमस कर दिया था, तारीख पे तारीख, जो चीज़ 3 महीने में सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए उसको 3 साल लग जाते हैं। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी। तो जब सिस्टम्स काम करने लगेंगे तो ये काले धन की अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ेगी, और वही काले धन की अर्थव्यवस्था जब कमज़ोर पड़ेगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और हमारी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। तो मैंने अपने एक लेख में दिखाया कि इससे हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 5% कम हो जाती है। 1970s में जब 3.5% थी, तो अगर ये नहीं होती हमारी काले धन की अर्थव्यवस्था तो 8.5% की ग्रोथ होती। पिछले 10 सालों में जब 7% की रेट ऑफ ग्रोथ सरकार कह रही तो 12% होती। तो अगर आप 5% ऐड कर दें हर साल तो आज हमारी अर्थव्यवस्था 8 गुना बड़ी होती। तो $3 ट्रिलियन की जगह वो 24-25 ट्रिलियन डॉलर की होती, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बराबर। और हम हर एक व्यक्ति 8 गुना ज़्यादा बेहतर होता, रोजगार पैदा होता, क्योंकि अगर $3 ट्रिलियन की जगह 24 ट्रिलियन डॉलर होती तो हमारे यहाँ उतना रोजगार भी पैदा होता, उतनी आमदनी भी पैदा होती। तो काले धन की अर्थव्यवस्था हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो पर सर काले धन की अर्थव्यवस्था कैसे एक सोसाइटी में 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी बढ़ते रहती है, उसका क्या रीजन है? हाँ, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है, बट हाउ डज ये कैसे ग्रो ही होते रहता है?
देखिए, काले धन की अर्थव्यवस्था का मतलब है कि गैर कानूनी काम बढ़ता चला जा रहा है। मतलब जो भी काम होता है कि एक तो आपने स्मगलिंग किया, आपने ड्रग ट्रैफिकिंग किया, आपने गोल्ड स्मगलिंग किया, आपने गन रनिंग किया, है ना, ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है। इसमें जो भी आमदनी है वो सब काली कमाई है। लेकिन हमारे यहाँ जो लीगल अलाउड जो एक्टिविटी है उसमें हम इलीगैलिटी करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं 50 पेशेंट को देख रहा हूँ, मैं सिर्फ 30 की बताऊंगा, 20 की नहीं बताऊंगा, तो मैं अंडर इनवॉइस कर रहा हूँ। मैं एक शुगर प्रोड्यूसर हूँ, तो मैंने 100 टन शुगर प्रोड्यूस किया, लेकिन मैंने देखा 80 टन ही प्रोड्यूस किया, तो 20 टन अंडर इनवॉइस कर दिया, तो उससे काली कमाई हो गई। अगर मैंने जैसे कि कुछ उत्पादन किया चीनी का, तो मैंने कितना गन्ना खरीदा वो मैं कम दिखा दूंगा, वो ज्यादा दिखा दूंगा, है ना, तो मेरा कॉस्ट ज्यादा आएगा। उसी तरह मेरे वर्कर 100 हैं, मैं दिखा दूंगा 150 हैं। इसका बड़ा उदाहरण है कि सत्यम के केस में पाया गया कि 12,000 फिक्टिशियस एम्प्लॉयज थे, जब थे एक्चुअली में 42,000, तो दिखा दिया 54,000, तो 12,000 की तनख्वाह निकाल ली। फिर अपना सारा ओवरहेड मैंने अपने कंपनी पे डाल दिया। मेरे घर में जो सर्वेंट है उसको मैंने पियोन दिखा दिया। मैंने अपने जो फैमिली को 5 स्टार होटल ले गया तो वो जो कंपनी का एंटरटेनमेंट दिखा दिया। मैं गोवा छुट्टी पे गया तो वहाँ पे वो जो दिखा दिया कि कंपनी का ट्रैवल। तो ओवर इनवॉइसिंग ऑफ कॉस्ट एंड अंडर इनवॉइसिंग ऑफ रेवेन्यू, इसके जरिए मैं काली कमाई करता हूँ, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार की इलीगैलिटी है? मतलब कि आपकी एक लीगल एक्टिविटी, मतलब आप जैसे कि उत्पादन कर रहे हैं, आप कृषक हैं, आप कोई और जो एक्टिविटी फाइनेंस का कर रहे हैं, ये सब तो अलाउड है एक्टिविटी। तो लीगल एक्टिविटी में भी इलीगैलिटी चल रही है। तो इस सवाल है कि इलीगैलिटी इतनी बड़ी कैसे हो गई? ये इलीगैलिटी बड़ी होने का मतलब है कि जो लोग इंचार्ज हैं हमारे समाज के, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जैसे पॉलिसी मेकर हो गया पॉलिटिशियन, फिर हमारा बिजनेसमैन हो गया, और फिर हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी, ये तिगड़ी मिलके काले धन की अर्थव्यवस्था चलाती है। अगर इनमें से एक भी अलग हो जाए तो काले धन की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। जब तक ये तिगड़ी है, और इस तिगड़ी में जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो 1990 में एक किताब आई थी बीवी कुमार की, जो इंटेलिजेंस चीफ, कस्टम्स इंटेलिजेंस चीफ थे। उन्होंने बताया कि 1983 के बाद क्रिमिनल एलिमेंट्स इसमें आ गए हैं। तो बिजनेसमैन क्रिमिनल है या पॉलिटिशियन क्रिमिनल है, तो ये जो तिगड़ी है ये चला रही है। तो इसी ने मैंने कहा कि इनकी अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा, इलीगैलिटी बढ़ती जाएगी। तो उसके लिए कैल्डोर आए थे कैम्ब्रिज से, उन्होंने 1955-56 से बताया कि 4 से 5% जीडीपी का ब्लैक इकोनॉमी है। फिर हमारी वांचू कमेटी आई 1970 में, उन्होंने बताया कि 7% हो गई। फिर हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की स्टडी आई 1985 में कि 1980-81 में वो 18 से 21% हो गई है। फिर मैंने अपनी किताब में बताया कि वो 40% हो गई है। फिर मेरा ईपीडब्ल्यू में आर्टिकल आया, उसमें बताया 62% हो गई। यानी कि आज 350 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में करीब 200 लाख करोड़ रुपए की काली कमाई चल रही है। तो ये बहुत बड़ा एक वो है जिसकी वजह से हमारे अर्थव्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही। तो ये अकाउंटेबिलिटी जब आएगी तभी ये इलीगैलिटी कम होगी। सर, पर अकाउंटेबिलिटी के लिए मेजर्स क्या हो? कि जैसे अभी मैक्सिमम तो कैश खर्चा किस में होता है? लेबर को, जो ये 95% लोग हैं उनको कैश में आप पैसे देते हो, जैसे मतलब सीमेंट, लैंड, प्रॉपर्टी, जो भी चीजें हैं उसमें कैश बहुत यूज होता है। जैसे कम भरा जाए प्रॉपर्टी टैक्स या जो भी इनके तरीके होते हैं। ऐसा तो हम कोई लॉ नहीं ला सकते कि आप 10 बोरी से ज्यादा सीमेंट की कैश से नहीं खरीद सकते। नहीं, देखिए, जैसे कि कई देश हैं जहाँ पे कि काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत कम है, जैसे स्वीडन हो गया या न्यूजीलैंड हो गया, है ना, या अगर आप देखें तो वेस्टर्न नेशंस में भी कई हैं, जैसे जर्मनी वगैरह हैं जहाँ पे कि बहुत कम है काले धन की अर्थव्यवस्था। अगर अमेरिका देखें, ब्रिटेन देखें, वहाँ पे भी 5% है, हमारे यहाँ तो 60-62% है ना। तो वहाँ पे क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सिस्टम्स जो हैं उनमें अकाउंटेबिलिटी आ गई। जैसे कि अभी आप उदाहरण के तौर पे देखें कि 2014-15 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कुछ जो लॉर्ड्स थे उन्होंने 1,000, 1,500, 2,000 पाउंड को गबन किया, अपने घर में कुछ काम करा लिया। जैसे ही बात खुल के आई उन्होंने रिजाइन करना। तो यानी कि पब्लिक प्रेशर होता है। तो जब तक कि पब्लिक प्रेशर नहीं होगा तब तक वो अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है। आज हम देखते हैं कि हम करप्ट लोगों के लिए वोट करते हैं क्योंकि वो हमारा कास्ट का है, हमारी कम्युनिटी का है। हम ये नहीं देखते कि उसकी अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। उसी तरह जैसे बिजनेस हैं, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं
वो जो ओनर्स हैं वो अपॉइंट करते हैं। हालांकि कहने के लिए कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, पर देखिए सत्यम के केस में कैबिनेट सेक्रेटरी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे, IBS जो बड़ा फेमस बिजनेस का स्कूल है, उनके डीन वहाँ पे जो थे, बेसिकली वो साइन सिर्फ कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमें बिजनेस सही ढंग से चलाना है, अकाउंटेबल होना है, हमारे शेयर होल्डर्स के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पब्लिक के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उसी तरह जुडिशरी है, उसमें अब मतलब अभी तो ये केस निकला कि एक जज के घर में करोड़ों का पैसा मिला, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका कि जे वहाँ पे एक हाई कोर्ट में, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, वहाँ पे एक जज के घर में 15 लाख रुपए पहुँच गया। वो गलती से किसी और के लिए था, उस जज के यहाँ पहुँच गया। फिर उसी तरह एक जज पकड़ा गया, किसी से लिखवा देता था, जो पार्टी थी वही लिख के आ जाती थी जजमेंट। तो ऐसे कई सारे केसेस आते रहते हैं कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि जब परेशानी ये है कि अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हॉल कर लिया जाएगा। उसी तरह पुलिस है, पुलिस हफ्ता कलेक्ट करती है, पुलिस को पता है कि कहाँ पे कौन से चोर हैं, कहाँ पिक पॉकेट हैं, वो उससे जो लेते। तो मैंने अपनी जब काले धन की अर्थव्यवस्था की किताब लिखी तो एक फॉर्मर होम सेक्रेटरी से बात की, तो उसने कहा कि दिल्ली में जितने और पुलिस स्टेशन बनेंगे उतना ज़्यादा और जो हफ्ता कलेक्ट होगा, क्योंकि जो नया पुलिस स्टेशन होगा उसका SHO की पोस्ट ऑक्शन होगी, और जो बीट कांस्टेबल है उसको जो पैसा जो इकट्ठा करना पड़ेगा, तो खुद अलाउ करेगा इलीगैलिटी। तो ये जो सारा सिस्टम है ये सब नॉन अकाउंटेबल सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक का प्रेशर नहीं है। हमारे यहाँ पब्लिक का प्रेशर जब बढ़ेगा तभी बिजनेस भी अकाउंटेबल होंगे, तभी पॉलिटिक्स भी अकाउंटेबल होगी, जुडिशरी भी अकाउंटेबल होगी। तो पब्लिक का प्रेशर कब बढ़ता है? जबकि सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक मूवमेंट्स होते हैं वो कॉन्शियसनेस रेज करते हैं इसकी। तो जब तक पब्लिक कॉन्शियस नहीं बढ़ेगी तब तक नहीं होगा। तो इसका उदाहरण है कि आप ब्रिटेन में देख लीजिए, ब्रिटेन का 1810, 1820, 1830 का अगर आप देखें तो उस समय चार्ल्स डिकेंस, वॉल्टर स्कॉट की नॉवेल्स अगर आप पढ़ें तो बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ हालात हैं उसी तरह के हालात वहाँ पे थे। उनको भी 100 साल लगा मूवमेंट्स को ये सब चेंज करने में। अगर आप जॉन गॉलप्रेथ को पढ़ें तो बता रहे हैं कि 1860, 1870, 1880 में ये रॉकफेलर, फोर्ड, कार्नेगी और मेलन ये रॉबर बैरन्स थे। ये कंपनियां फ्लोट करते थे, उनको डुबा देते थे और पैसा पब्लिक का जो ले लेते थे, तो इनको रॉबर बैरन्स कहा गया। तो फिर अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए इन्होंने रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी वगैरह क्रिएट किए। तो वहां पे भी 70-80 साल लगे। तो मैं ये नहीं कहता कि हमको 70-80 साल वेट करना चाहिए, मैं कहता हूँ जितने लोग एक्टिव होंगे उतनी जल्दी चेंज आएगा। बट इकोनॉमी इज अ पब्लिक कॉन्शियसनेस इशू। लोगों में चेतना होनी चाहिए कि वो काला धन ना जनरेट करे, और जैसे बाहर के देशों में आपका एजुकेशन या हेल्थ या जो आपकी लाइफ के सबसे बड़े हर्डल्स है जो आ सकते हैं आपके सामने, वो पब्लिकली अवेलेबल है, फ्री, तो इसीलिए लोग टैक्स दे देते हैं 40%। क्या ये है रीज़न? नहीं, ऐसा कि जो टैक्सेशन होता है ना वो डिपेंड करता है कि आपको सोशल जस्टिस लग रहा है नहीं समाज में। हमारे देश में सबको लगता है कि इनजस्टिस है, धीरूभाई अंबानी को भी लगता है इनजस्टिस है, और गरीब आदमी जो सड़क पे सो रहा है उसको भी लगता है इनजस्टिस है। तो सभी लोग कहते हैं कि फिर मैं टैक्स क्यों दूं। हमारे यहाँ जो डायरेक्ट टैक्स देने वाले हैं वो तो इफेक्टिवली 1.1% है। प्रधानमंत्री जी खुद रेड फोर्ट से कहा कि 15 मिलियन इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं 1.4 बिलियन में, यानी 1.1% है ना। बाकी जो फाइल करते हैं रिटर्न, वो नील रिटर्न फाइल करते हैं आधे से ज्यादा, या बहुत कम टैक्स देते हैं। तो इफेक्टिव टैक्स पेयर 1.1% है सिर्फ, है ना। तो वो जो 1.1% है उनको भी लगता है कि जो सोशल जस्टिस नहीं है, कि जो मैं पैसे दे रहा हूँ जब खा पी लिए जाते हैं, या वो जो इस्तेमाल ठीक से नहीं होता है, या मुझे सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। तो हम लोग बहुत एक तरह से सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड है ना। खासकर जो वेल ऑफ है, हालांकि जो वेल ऑफ सेगमेंट है उसी को सबसे ज्यादा फायदा मिला है आजादी के बाद, है ना, उसके बच्चों को, उसके जो हेल्थ का, उसके जो घर का, सब तरह का। लेकिन अब उसको लगता है कि मैं क्यों करूं। तो जब तक ये सेंस ऑफ सोशल जस्टिस समाज में नहीं होगा तब तक लोग रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, वो हर रूल को वायलेट करेंगे। तो मैं बोलता हूँ कि हमारा जो इलीट है वो एक तरह से लॉलेस है, हर तरह से, मतलब ट्रैफिक लाइट भी जंप करेंगे क्योंकि हमारी ताकत है। अगर कोई केस होगा तो हम मैनेज कर लेंगे पुलिस में, जुडिशरी में। तो वो ताकत का जो सेंस है ना उसका इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो सेंस ऑफ सोशल जस्टिस जो मिसिंग है हमारे समाज में आज, उसकी वजह है कि ये सारा जो
गड़बड़ सारा हो रहा जो है। तो सोशल जस्टिस समाज में लाना बहुत ज़रूरी है। खासकर जो नीचे का तबका है वो जो सोशल जस्टिस होगा तो डिमांड करेगा कि इलेक्शन में भी सही लोग खड़े हों। अभी तो वोट कर देता है, जो भी उसके कम्युनिटी का है, जो भी उसके कास्ट का है, उसके लिए वोट कर देगा, चाहे वो करप्ट है। और यहाँ तक कि जो ज्यादा करप्ट है वो गलत काम भी आपका कर देगा। जो ऑनेस्ट आदमी को आप वोट करेंगे तो वो तो आपका गलत काम नहीं करेगा। तो आज लोग गलत आदमी के लिए भी वोट करने को तैयार हैं। जब तक ये रहेगा तो वो क्लीन अप नहीं होगा सिस्टम। बट सर, एक सोसाइटी में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, वहाँ पे अगर सरकार कैश स्कीम्स लेके आती है जनता के लिए, तो क्या वो अच्छी बात है या क्या वो खराब बात है? बिकॉज हमारा इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इलेक्शन टू इलेक्शन चेंज होता है। ये जो हो रहा है आज समाज में ना, जनता का विश्वास उठ गया पॉलिटिशियन से। वजह ये कि आज़ादी के बाद हम लोग जो नीतियाँ अपनाई वो ट्रिकल डाउन पे आधारित थी कि ऊपर ऊपर डेवलपमेंट हो जाएगा और उससे ट्रिकल डाउन हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये सोचा गया था कि एडवांस सेक्टर को हम बढ़ाते रहेंगे, है ना, और वो बैकवर्ड सेक्टर को एब्जॉर्ब करता रहेगा। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि ये जो मॉडल था ये यूरोप का मॉडल था 1820-1840 का। उस समय टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क नहीं था, एडवांस टेक्नोलॉजी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी में। अब जो 1950 में एडवांस टेक्नोलॉजी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर है। तो इसलिए एडवांस सेक्टर तो एडवांस किया, लेकिन उसमें रोजगार पैदा नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड है, बहुत ज्यादा मैकेनाइज्ड है ना। तो इसलिए रोजगार पैदा नहीं हुआ। तो हमारा जो असंगठित क्षेत्र वो भी अभी भी 94% है। तो लो टेक्नोलॉजी, लो प्रोडक्टिविटी के आधार पे काम करता है। तो ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। तो अब जो जनता है वो कहती है कि इलेक्शन में कि भाई हमें तो मिला नहीं और आगे लॉन्ग टर्म प्रोमिसेस में अब हमारा विश्वास नहीं है, तो आज मुझे क्या मिलेगा? तो आज के लिए कोई लैपटॉप देगा, तो कोई साइकिल देगा, तो कोई जो कैश देगा, तो कोई बस राइड फ्री देगा। उसके आधार पे पॉलिटिकल पार्टीज लुभा रही हैं। तो जैसे कि 2019 के इलेक्शन के पहले, 2022 के इलेक्शन के पहले कुछ पार्टियों ने हम लोगों से कहा कि कुछ मदद उनकी कर दें मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग वगैरह में। तो हमने जो अच्छी चीज़ें बता सकते थे कि इस प्रकार से अर्थव्यवस्था चलनी चाहिए वो सुझाई। तो अंत में वो नेताओं ने कहा नहीं, ये बताइए आज हम क्या दे सकते हैं। तो आपके क्या सजेशंस थे? तो हमारे सजेशन थे कि रोजगार पैदा होना चाहिए। रोजगार पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो सारी स्कीम्स हैं इनमें रोजगार पैदा लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। आज तो आपको हाथ में मिल गया, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिससे रोजगार पैदा होगा, जिससे आपके हालात बेहतर होंगे, वो नहीं होगा। तो अगर हमने आज साइकिल दे दी, उस परिवार की जरूरत है क्या साइकिल की? उस परिवार की हो सकता है कुछ और जरूरत हो। अगर हम उसको रोजगार देंगे तो उसकी आमदनी बढ़ेगी, तो खुद अपनी जो रिक्वायरमेंट को जो डील कर लेगा। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉमिस किया कि हर एक व्यक्ति को एक लिविंग वेज मिलनी चाहिए, ना कि मिनिमम वेज। लिविंग वेज मतलब कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, खाने पीने का है, घर है, ये सब होना चाहिए सबको मुहैया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉमिस किया गया है, लेकिन आज तक वो हुआ नहीं। और हम मिनिमम वेज दे के खुश हो जाते हैं कि अब मिनिमम वेज है, पर मिनिमम वेज भी बहुत लोगों को इम्प्लीमेंट नहीं होती है। तो इसलिए जनता का विश्वास जो उठा है हमारी नीतियों से कि भाई ऊपर ऊपर तो आपने बहुत डेवलप कर लिया, जिससे गैर बराबरी बहुत हो गई, संघर्ष क्षेत्र बहुत अच्छा कर गया, असंगठित क्षेत्र वहीं रह गया। तो इसलिए जो विश्वास खत्म हो गया, तो इसकी वजह से ये आज जो सारा जो चल रहा है, ये इसने हमारी पॉलिटिक्स को एक गलत मोड़ दे दिया, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं होने वाला। समझिए, एक स्टेट है जिसमें हमारा एवरेज स्टेट के पॉपुलेशन अगर आप देखें 3 करोड़ का स्टेट है, वही आंकड़ा पकड़ लेते हैं हम कि वहाँ पे कितने % लोग रूलिंग क्लास और आई हैव एवरीथिंग और हैव नॉट वाले दूसरे। तो आपके क्या सजेशंस होंगे इन स्टेट को? जैसे आप सरकारी पार्टी को कंसल्ट करके बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में कैसे हम लोगों को सक्षम बनाए, तो उसके लिए एजुकेशन है, हेल्थ है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है। पर चाइना अभी इतना आगे है और इमीडिएट बेसिस पे तो कुछ करने की नीड, तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ पर तो मुझे भी लग रही है कि कुछ इमीडिएट होना चाहिए। तो इन अ 10 to 15 ईयर होराइजन ऐसी क्या चीजें हैं जो एक स्टेट कर सकता है कि जैसे स्तर बढ़े, लोगों का कंजम्पशन बढ़े उनका? तो देखिए, आपने सही बोला। चीन और भारत के प्रति व्यक्ति आय में 1990 में कोई अंतर नहीं था और अब वो 5 गुना हो गया है। तो मतलब 1990 से अब 35 साल में वो हमसे 5 गुने आगे निकल गए हैं। नहीं तो हम लोग एक ही लेवल पे थे। उसी तरह 1947 में अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट एशिया के देश, चाहे वो कोरिया हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, हम सब एक ही लेवल पे थे। गरीबी, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव, सब एक ही लेवल पे था। लेकिन बाय द 1980s उन्होंने बहुत तरक्की कर ली और साउथ कोरिया तो बाय लेट 1980s एक उन्नत राष्ट्र बन गया।
वो रिच कैटेगरी में आ गया। तो कैसे किया उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे जबरदस्त खर्च किया। मलेशिया ने तो यहाँ तक कि 10% जीडीपी का पब्लिक एजुकेशन पे खर्च किया। सारे बच्चों को स्कूल में ले आए बाय 1965। हमारा भी गोल था बाय 1965 कि हमारे बच्चे भी सारे स्कूल में हों, लेकिन अभी भी चाइल्ड लेबर है हमारे यहाँ, यानी कि सब बच्चे नहीं है। और जैसे कि एसर की रिपोर्ट दिखा रही है कि 14 से 18 साल के बच्चे 40% तो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते हैं। तो हमारा शिक्षा बहुत कमजोर, स्वास्थ्य बहुत कमजोर। शिक्षा स्वास्थ्य के होने से क्या होता है कि लेबर प्रोडक्टिव हो जाता है, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी वहां पे अच्छी हो गई। चीन, जिसको ओपियम ईटर बोला जाता था, ब्रिटिश ने ओपियम इंट्रोड्यूस किया बहुत बड़े स्केल पे चीन में, तो 1947-48 में मतलब वहां पे उनको सबको ओपियम ईटर, आज वो वर्ल्ड बीटर है, उनकी प्रोडक्टिविटी जबरदस्त है। तो अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे तो लेबर जो आएगा वो प्रोडक्टिव होगा और वो उसकी कैपेसिटी होगी कि कुछ वो और भी कर सकता है, कुछ उसमें कैपेसिटी होगी कि वो एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकता है। और दूसरा, रोजगार भी पैदा होता है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत रोजगार होता है। तो एक तो शिक्षा और स्वास्थ्य को हमें जबरदस्त तवज्जो देनी चाहिए। हमने शिक्षा में कभी 3.8% से ज्यादा जीडीपी का नहीं खर्च किया पब्लिक एजुकेशन पे, जबकि कोठारी कमीशन ने भी 68 में कहा था कि हमको कम से कम 6% खर्च करना चाहिए। स्वास्थ्य में हमको कम से कम 3% खर्च करना चाहिए पब्लिक हेल्थ पे, लेकिन हम 1.3% करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेटली हम नहीं खर्च करते। प्राइवेटली तो शिक्षा पे हम खर्च करते हैं, स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं और अनाप शनाप भी खर्च करते हैं, क्योंकि कैपिटेशन फी भी है, हेल्थ में 5 स्टार लग्जरी हॉस्पिटल वगैरह हैं। तो खर्च होता है, लेकिन जो होना चाहिए आम जनता के लिए वो नहीं होता। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी बहुत कम है हमारे लेबर की, उसका असर है। फिर दूसरा, हमारा कृषि में सबसे ज्यादा लोग काम करने वाले हैं, 46% है ना, हमारे वर्कफोर्स का 46% है। वहां पे परेशानी है, क्योंकि किसान जो है, जो लास्ट सर्वे आया 2017-18 का, उसने दिखाया कि 27 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की उनकी आय होती है कृषि से। वो गरीबी की रेखा के बराबर है। तो किसान में बड़ी जबरदस्त गरीबी है, इसीलिए किसान बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तरह तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जब तक कि उनको उनके फसल के उचित दाम नहीं मिलेंगे, तब तक उनमें गरीबी रहेगी। और जब गरीबी रहेगी तो वो फिर जो शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे जो उनको देना चाहिए। तो उनकी गरीबी खत्म करने के लिए हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो करना पड़ेगा, जो उनकी डिमांड है कि जो स्वामीनाथन कमेटी ने बताया था उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और वो रैशनल भी है, क्योंकि अभी क्या है कि हमारे जो फसलें हैं उनमें 23 में तो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो सिर्फ 3 में ही होता है। गेहूं में होता है, चावल में होता है, शुगर केन में होता है ना, गन्ना। तो ये जो 3 है, इसमें हम बहुत किसान कर रहा है इन्वेस्ट और बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो हमारे पास बहुत सारा चावल आता है, गेहूं आता है और चीनी हो जाती है, लेकिन बाकी चीज़ों की कमी हो जाती है, क्योंकि जो कोर्स ग्रेन है, जो आपका जो दालें हैं, जो आपका तिलहन है, उसमें कमी होती है, वो इम्पोर्ट हम कर लेते हैं। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी जा रहा है उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इरैशनल डिसीजन हो रहा है। और दूसरी तरफ जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए वो हम करते हैं, क्योंकि पंजाब में हमको जो चावल नहीं उगाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है, अब हम वहाँ पे चावल उगा रहे हैं तो जब वाटर लेवल खूब नीचे जा रहा है। महाराष्ट्र में शुगर केन उगाते हैं, जबकि वहाँ पे नहीं करना चाहिए, वो एरिड एरिया है, तो जहाँ पे हम जो कोर्स ग्रेन और ये सब जो उगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा, और जो आपका बहुत खर्चा हो जाता है अतिरिक्त गेहूं और चावल को रखने में, उसका भी फायदा हो जाएगा। तो किसानी में अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस सब क्रॉप्स का दें और उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए करने के लिए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे 46% जो लोग काम करते हैं और जो बाकी किसान हैं उनमें बेहतरी हो जाएगी। दूसरा बड़ा तबका कौन सा है? माइक्रो सेक्टर। माइक्रो सेक्टर में 6 करोड़ यूनिट्स हैं, स्मॉल और मीडियम 6 लाख हैं और बड़े यूनिट्स 6000 हैं। तो तीनों में 100 का फर्क है। अब जो बड़े यूनिट हैं और जो मीडियम यूनिट है वो तो बहुत ही मैकेनाइज्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन हो गया है उसमें, तो वहाँ तो रोजगार पैदा नहीं होता। तो जो स्मॉल और माइक्रो है वहीं पे होता है। लेकिन अभी सरकार की नीति क्या होगी कि हम संगठित क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो संगठित क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे तो ये लार्ज और मीडियम बढ़ेगा और माइक्रो स्मॉल खत्म होता जाएगा। तो जहाँ पे रोजगार पैदा हो सकता है उसी को आप खत्म करने में लगे। लास्ट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हर गवर्नमेंट ने कुछ कोशिश की है फार्मर्स को लेकर, और वो सभी नाकाम रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो किसानों को चाहिए वो हम नहीं कर रहे। जो बड़े किसान हो गए या जो अर्बन सेक्टर है उसकी तरफ ध्यान है
कि अर्बन सेक्टर में उनको इन्फ्लेशन ना हो, तो हम इसलिए जानबूझ के जो गेहूं वगैरह है, जो बाकी जो फसल है, उनके दाम कम रखते हैं। तो ये किसान कहते हैं कि आप अर्बन सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए हमें जो है कमजोर करके रखते हैं। तो ये हमारी एक नीति रही है कि जो हमारे नीति निर्धारक हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो अर्बन सेंट्रिक और वो इंडस्ट्री सेंट्रिक रहे हैं। उनका एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं रहा है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर को मार्जिनलाइज कर दिया हमने नीतियों में। हालांकि किसान सबसे ज्यादा लोग हैं, पर वो डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, जबकि जो पार्टीज हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के उसमें चंगुल में हैं। तो वही नीतियां अपनाती हैं। अब जैसे कि हम बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बना रहे हैं, हाईवेज, है ना, उसमें बड़ी बड़ी कारें और बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह मूव करेंगे, तो वेल ऑफ सेगमेंट के लिए बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके थ्रू वो रूरल एरिया में पेनिट्रेट कर जाएंगे। पर जितना वो रूरल एरिया में पेनिट्रेट करेंगे, उतना फिर जो स्मॉल सेक्टर और माइक्रो सेक्टर खत्म होगा। तो ये जो बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर और बड़े बड़े हाईवेज हैं, ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हैं, और जितना हम उसको प्रमोट करेंगे तो उतनी हमारी परेशानी बढ़ जाएगी। तो जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो कृषि में भी ऑटोमेशन हो रहा है। अब हार्वेस्टर कंबाइन आ गए, है ना, तो फसल हाथ से नहीं कटती, अब वो तो हार्वेस्टर कंबाइन से होती है। पहले जो आप बुवाई करते थे तो जो हल बैल होता था वो खत्म हो गए, अब ट्रैक्टर से होता है। तो मैकेनाइजेशन वहां पे भी है, तो इसलिए वहां पे सरप्लस लेबर बहुत हो गया एग्रीकल्चर में। तो उसके लिए हमको ऑल्टरनेट जॉब देना है। वो कहाँ देंगे? माइक्रो सेक्टर हो सकता है, स्मॉल सेक्टर हो सकता है, पर लेकिन हम उसी को खत्म कर रहे हैं। हम नीतियां उसके खिलाफ जा रही हैं। अब एक और उदाहरण जैसे आप लें तो पहले बैंक का सारा काम करने के लिए 1990 में हमको बैंक के अंदर जाना पड़ता था, पैसा निकालना है, पासबुक भरवानी है। अब मोबाइल फोन पे हो जाता है। तो बैंकों का काम 1000 गुना बढ़ गया और स्टाफ वहां पे आधा हो गया। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, पर लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। तो उससे हम लोग को बहुत कन्वीनियंस है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये तो स्थिति आज की है। आप ये सोचिए, एआई जिस तेजी से आ रहा है, एआई के आने से अभी तक तो जब क्या टेक्नोलॉजी से होता था, फिजिकल लेबर डिस्प्लेस होता था। जैसे आपने कटाई की तो आपने हार्वेस्टर कंबाइन लगा दिया, आपने बुआई की तो ट्रैक्टर, तो फिजिकल लेबर डिस्प्लेस हो रहा है। लेकिन अब मेंटल लेबर डिस्प्लेस हो रहा है एआई के आने से। जो काम थिंकिंग वाला काम है, जैसे डॉक्टर का काम है, लॉयर का काम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है, इंजीनियर का काम है, आर्किटेक्ट का काम है, वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। एक कंप्यूटर जो एआई है, उसने तो 1 लाख आर्टिकल्स किसी सब्जेक्ट पे अब्जॉर्ब किए हुए हैं। जो लिविंग डॉक्टर ज्यादा अपनी जिंदगी में 1000 आर्टिकल्स करेगा, तो ये ज्यादा बेहतर बताएगा कि कौन सी मेडिसिन बेटर है, कौन सा डिजीज पॉसिबल है। अब जैसे कि ये जो प्रोटीन्स के फोल्ड होते हैं, वो अब एआई के जरिए पता लग गए, और उसी से मतलब बहुत बड़ा सेल का फंक्शनिंग उससे पता लग जाता है। इस काम को करने के लिए जो हम फिजिकली कर रहे थे, जो हमारे जो बायोलॉजिस्ट और लाइफ साइंटिस्ट वगैरह, उनको तो सालों लग जाते। तो जो काम सालों का है वो हो रहा है। तो इसलिए जो आने वाले समय में तो क्राइसिस बेरोजगारी का जबरदस्त बढ़ने वाला है। अभी तो हम कहते हैं 7-8% की बेरोजगारी है, हो सकता है वो 40-50% पहुंच जाए। जब तक कि हम अपनी नीतियां नहीं बदलेंगे और सही नीतियां नहीं अपनाएंगे रोजगार के लिए, तब तक आने वाले समय में तो क्राइसिस बड़ी तेजी से बढ़ेगा। और खासकर क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं, उनकी स्किल लेवल बहुत कमजोर है, ट्रेनिंग बहुत कमजोर है, तो एआई उनको डिस्प्लेस कर देगा और वो एआई को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। टेक्नोलॉजी की वजह से जो अभी तक क्राइसिस जो बढ़ता जा रहा था, वो और तेजी से बढ़ जाएगा। एआई और टेक्नोलॉजी तो और आने ही वाली है, तो उसके कोई एथिक्स होंगे क्या? उसका कोई एक इम्पैक्ट होगा जो हमें, लाइक लर्निंग, इफ एआई कैन रिप्लेस कोचिंग सेंटर्स, तो फिर मैं खुश हूँ उसको लेके। क्या ये सोचना सही है? देखिए, ऐसा है कि टेक्नोलॉजी से बदलाव आता है। जो बदलाव होता है उसका किसी के ऊपर कॉस्ट पड़ता है। कोई उससे बेनिफिट करता है, कोई उससे लूज करता है। ठीक है ना? तो ये हमारा जो कॉस्ट है ना, वो बराबर शेयर होना चाहिए। तो इसलिए जैसे हम लोग बराबर कह रहे हैं 93-94 से, जब से हमने ऑल्टरनेट इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात की, कि बाजार को और टेक्नोलॉजी को सोशली रिस्पॉन्सिबल वे में हमको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो अगर जैसे कि टेक्नोलॉजी के आने से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और उससे हमारे वर्कर को डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम वर्किंग आवर्स पर वीक कम कर दें, जिससे कि उसका कॉस्ट बराबर शेयर हो सब में। तो ये बाजार जैसे है, बाजार में कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ गया है ना, हमारा सेल्फ सेंटर्डनेस बहुत बढ़ गया, क्योंकि जो बाजार की नीतियां हैं वो इस पे आधारित हैं कि मोर इज बेटर।
मोर इज बेटर मतलब कि मेरे पास एक शर्ट है तो दूसरी शर्ट, एक कार है तो दूसरी कार, एक घर है तो दूसरा घर, और उसी से फिर पर्यावरण पे असर पड़ रहा है, उसी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसी से और परेशानियां आ रही हैं। तो हमारा जो बाजारीकरण जो हो रहा है, जो वैश्वीकरण आज बाजारीकरण है, उससे हम सेल्फ सेंटर्ड होते चले जा रहे हैं। हम सिर्फ अपना गेन देख रहे हैं। तो लालच तो हरदम होता था, लेकिन अब एक लालच को एक नए लेवल पे ले जाएंगे, आप जितना मर्जी कमा लें। तो इसलिए आज जेफ बेजोस और ये इलॉन मस्क मतलब हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। हमारे यहाँ अडानी, अंबानी, लाखों करोड़ उनकी वेल्थ है। ये जो इनइक्वालिटी जो बढ़ी है वो अब एक जस्टिफाइड है। पहले वो जस्टिफाइड नहीं थी कि इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी हो, तो इसलिए जो गैर बराबरी है वो अब एक तरह से एक्सेप्टेबल हो गई है। फाइनली जहां हम जा रहे हैं वो है प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना। क्या वो सही डायरेक्शन होगा फिर? नहीं, प्राइवेट सेक्टर को तो दुनिया में हर एक जगह रेगुलेट किया जाता है। वो अमेरिका में भी रेगुलेटेड होता है, फ्रांस में भी होता है, सब जगह। क्योंकि मार्केट जो है ना वो कभी एकदम फ्री मार्केट नहीं होता। मार्केट के भी रूल्स होते हैं, रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसी को रेगुलेशन बोलते हैं, है ना। तो रेगुलेशन तो मार्केट का होगा ही, क्योंकि अगर आप सब कुछ खुला छोड़ दें, है ना, तो जंगल राज हो जाएगा। कि आप स्टेशन पे हैं तो वहां पे तो टैक्सी वाले बहुत सारे हैं, तो वो आपसे छीना झपटी करके बोलेंगे जी इतना दो। आप घर आ गए तो वहां पे आपके लोग हैं, तो आप जो वो बोलोगे जी मैं तो तेरे को पैसे नहीं देता, तो उससे तो फिर टैक्सी सर्विस खत्म हो जाएगी। मीटर तो चाहिए उसके लिए। हाँ, तो रेगुलेशन चाहिए कि मीटर भी चाहिए, और एक इम्प्लीमेंट हो कि भाई सब मानते हैं कि ये होना चाहिए, और जो नहीं करेगा तो पुलिस है या जुडिशरी है वो उसको करेगी, है। तो बाजार भी एक रेगुलेशन में ही चलता है, बाजार बिना रेगुलेशन के नहीं चलता। दूसरी बात है कि एक जो हम बोलते हैं कि फर्स्ट बेस्ट जो आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन में ये चलेगा, लेकिन समाज में आइडियल कंडीशन नहीं है। तो जब आइडियल कंडीशन नहीं होगी तो ज्यादा और रेगुलेशन चाहिए, उसके ज्यादा और सरकार का इंटरवेंशन चाहिए। तो सरकार के इंटरवेंशन से फिर एक, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देखें, इसको शिक्षा और स्वास्थ्य को मेरिट वांट बोलते हैं। मेरिट वांट मतलब कि जो इंडिविजुअल सोचता है उससे बेस्ट नहीं है जो समाज के लिए। अगर आप देखें कि एक लड़की की शिक्षा, परिवार सोचता है कि लड़की की तो शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी, तो लड़के की शिक्षा पे ज्यादा खर्च करते हैं, लड़की की शिक्षा पे कम खर्च करते हैं, लड़की की शिक्षा के स्वास्थ्य पे कम खर्च करते हैं कि वो तो चली जाएगी, है ना। लेकिन लड़की की शिक्षा और स्वास्थ्य समाज के लिए ऑप्टिमम है, क्योंकि वही बच्चे ये आगे बड़े करेगी। तो अगर उसकी शिक्षा बेहतर होगी, उसका स्वास्थ्य बेहतर होगा, तो बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर होंगे। तो जो ऑप्टिमम है वो इंडिविजुअल नहीं कर रहा, समाज को एक वहां पे रखना पड़ेगा कि भाई हमें महिलाओं की जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ज्यादा ध्यान देना है। तो इस तरह से तरह तरह से रेगुलेशन होता है, जहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो गया, या जहां पे कि पब्लिक गुड्स हो गए, या जहां एक्सटर्नैलिटी हो गई। नहीं तो जैसे कि दिल्ली में प्रदूषण क्यों यमुना में इतना ज्यादा है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब अपना गंदा पानी छोड़ देती है नदी में, कि अपना प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए, है ना। जगह जगह आप देखेंगे कि लोग जो है अपना जो है घर जो है बना रहे हैं, और जो मलबा छोड़ दिया, जो है कागज़ वगैरह सब जगह पड़े हुए हैं, क्योंकि हम अपना कॉस्ट कम कर रहे हैं। तो इसमें रेगुलेशन चाहिए कि एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन कम हो, हमारे जो कारों में पोल्यूशन कम हो, हमारी पब्लिक सर्विस ज़्यादा हो, प्राइवेट व्हीकल्स कम हो, तब जाके पोल्यूशन पे असर पड़ेगा। तो रेगुलेशन चाहिए होता है समाज में, कैपिटलिस्ट समाज में भी चाहिए होता है, और उससे तो ऑप्टिमैलिटी आती है, उससे तो आपका बेहतरी होती है। तो इसलिए रेगुलेशन अपने आप पे खराब नहीं, लेकिन जहाँ नॉन अकाउंटेबिलिटी है, जैसे कि अगर लेबर लॉज हैं, लेबर लॉज इंप्लीमेंट होने चाहिए जिससे कि आप वर्कर को ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करें। लेकिन अगर जो आपका इंस्पेक्टर आ रहा है वो पैसे खा रहा है, और फिर वर्कर भी आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और ये पैसे भी इधर खिला दे रहे हैं, तो जो काम होना चाहिए वो रेगुलेशन का नहीं होता है, क्योंकि ब्लैक इकॉनमी तेज है। तो ये जितनी अकाउंटेबिलिटी होगी उतना ये बेहतर चलेगा। अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो रेगुलेशन भी ठीक से नहीं होगा, और समाज में जो परेशानी वो चलती रहेगी। तो जैसे हमारे यहाँ JNU में 2008-9 में बच्चों ने पकड़ लिया, जो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कि वो लेबरर्स को आधी तनख्वाह दे रहा था, मिनिमम वेज से भी आधी। वो मस्टर्ड रोल में फजिंग कर रहा था, है ना। वो दिखा तो इतना रहा था लेकिन दे आधा रहा था। तो बच्चों ने पकड़ लिया, तो उन्होंने हंगामा किया। तो मिनिमम वेज अगर आप नहीं देंगे तो परिवार कैसे चलेगा, उस बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, बच्चों का जब वो नहीं होगा, तो समाज के लिए वो सब ऑप्टिमल है। तो इसलिए रेगुलेशन और अकाउंटेबिलिटी दोनों जरूरी हो जाते हैं समाज के लिए। हाँ, बट इसके आगे अगर हम जाएं तो जॉब क्रिएशन इज अ लॉन्ग टर्म होराइजन, पर वो कैसे अचीव करे कोई? नहीं, तो देखिए, जैसे मैंने कहा ना, जॉब क्रिएशन के लिए हम लोगों ने अभी रिपोर्ट जारी की थी 2022 में, तो हमने पाया कि करीब आप समझिए 32 करोड़ हैं जिनके पास कोई ढंग का काम है, 28 करोड़ के पास काम नहीं है,
या ढंग का काम नहीं है। क्योंकि हमने कहा 4 तरह की बेरोजगारी है। एक तो वो है जो काम ढूंढ रहा है और काम नहीं मिल रहा, वो तो अनएम्प्लॉयड हो गया। एक वो है जो बाजार में 12 घंटे खड़ा होता है, 2 घंटे 3 घंटे का काम होता है, वो अंडर एम्प्लॉयड है, क्योंकि उतनी जो कमाई है उसमें उसका खर्चा नहीं चल सकता। मतलब आप थे 12 घंटे दुकान में, कस्टमर सिर्फ 3 घंटे तक आपने अटेंड किए। मतलब कि वो तो चलिए ठीक है, होता है, क्योंकि वो तो उस तरह का। लेकिन जो गरीब है, जो रिक्शा चला रहा है, जो ठेला चला रहा है, जो सिर पे बोझा लाद रहा है वगैरह ना, उसके लिए वो परेशानी हो, क्योंकि उसकी इनकम उतनी नहीं है। इसकी तो चलिए जब ग्राहक आया तो उसका मार्जिन ज्यादा है, उसकी आमदनी हो जाती है, जो शॉपकीपर का आपने उदाहरण दिया। लेकिन वहां पे एक दूसरी समस्या भी आती है, उनके बेटे और बीवी के पास काम नहीं है तो वो भी दुकान पे बैठे रहते हैं, जिसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, कि वो वहां पे बैठे हैं, खेत पे जा रहे हैं लेकिन खेत पे काम नहीं है उनके लिए, तो क्योंकि खेत पे गए तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना। तो ये तीसरी कैटेगरी हो गई। तो अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और चौथा वो जिनको कुछ नहीं मिल रहा। तो जैसे कि मैंने कहा, शिक्षित नौजवान हैं जिनको उन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया, या जैसे महिलाएं हैं, वो बेचारी घर पे काम करती हैं पर लेकिन उनको पगार नहीं मिलती, उसकी तनख्वाह नहीं मिलती, तो उसको भी हम, जो हमारी डेफिनेशन एम्प्लॉयमेंट की, हम कहते हैं कि वो लेबर फोर्स के बाहर हैं। तो इसलिए वो 28 करोड़ लोग हैं। तो हमारा बैकलॉग है 28 करोड़ का, जिनको काम चाहिए। और हर साल 2.7 करोड़ बच्चे अपनी शिक्षा पूरी करके मार्केट में आ रहे हैं। किसी ने 10वीं करके आ रहा है, कोई 12वीं करके आ रहा है, कोई BA करके आ रहा है, कोई MA करके आ रहा है। तो ये 2.7 करोड़, इसमें हमने 25% निकाल दिया महिलाओं को, जो शादी जिनकी हो गई या जिनके बच्चे हो गए, वो लोग नहीं होंगे, तो भी 2.4 करोड़ चाहिए हमें। तो 2.4 करोड़ तो हर साल चाहिए, और बैकलॉग 28 करोड़ का है, तो हमको 6-7 करोड़ हर साल काम पैदा करना है, तब जाके 5 साल में ये कंप्लीट होगा। अब सरकार क्या कह रही है, हमें सिर्फ 5 मिलियन चाहिए हर साल। 5 मिलियन से काम नहीं चलेगा, आपको 70 मिलियन हर साल करना है। तो कहां से करेंगे? तो जैसे मैंने कहा कि माइक्रो सेक्टर और कृषि, यही सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं। सर, माइक्रो सेक्टर कभी इंडिया में बूम भी कर रहा था, या कभी उसमें ज्यादा क्या वो आगे जा रहा था? क्या वो ज्यादा लोग एम्प्लॉय कर पा रहे थे? हम ज्यादा ही लोग उसमें एम्प्लॉयड है। मतलब जो MSME सेक्टर जिसको कहते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, हाँ, उसका 97.5% रोजगार माइक्रो सेक्टर में है। और जो हमारा लार्ज सेक्टर है उसमें तो इतना ऑटोमेशन है। तो उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें, तो मैं एक मारुति के उससे बात कर रहा था, वर्कर से, तो आज से 10 साल पहले 58 सेकंड में फैक्ट्री से एक कार निकलती थी, उस पे 10 रोबोट और 10 लोग काम करते थे। अब क्या हो गया है कि वहां पे 20 रोबोट और 5 लोग काम करते हैं और 38 सेकंड में एक कार निकलती है। तो मतलब उत्पादन बढ़ गया लेकिन रोजगार कम हो गया, क्योंकि ऑटोमेशन हो गया। उसी तरह स्टील का ले लीजिए, टाटा स्टील 1990 में 2 मिलियन टन स्टील बनाती थी 88,000 लोगों के साथ। आज 15 मिलियन टन स्टील बनाती है और सिर्फ 30,000 लोग हैं। तो वर्कफोर्स 1/3 हो गया और उत्पादन 7 गुना बढ़ गया। तो ऑटोमेशन बहुत हो रहा है, जिसकी वजह से संघर्ष क्षेत्र में काम नहीं मिलने वाला। हमें असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहीं बेरोजगारी है, वहीं गरीबी है। वहां पे जॉब जनरेट करने के लिए जब हम कृषि में उनकी वेज ठीक कर देंगे, उनकी इनकम ठीक कर देंगे, है ना, तो वहां पे डिमांड जनरेट होगी। वो डिमांड कहाँ जाएगी? वो संघर्ष क्षेत्र में भी जाएगी, असंगठित क्षेत्र में भी जाएगी। असंगठित क्षेत्र में माइक्रो सेक्टर, स्मॉल सेक्टर को हम बढ़ावा देंगे तो वहां पे होगा। तो अभी जैसे कि माइक्रो सेक्टर में करीब 11.5 करोड़ लोग काम करते हैं, तो एवरेज में 1.7 रोजगार है वहां पे एक यूनिट में। अगर ये 1.7 को हम 3.4 कर दें, क्योंकि उनकी डिमांड अगर बढ़ जाए, तो 11 करोड़ और काम हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हमें तो मतलब बड़े लेवल पे करना है। तो जो हमारे कृषि में एक्स्ट्रा लेबर है, जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी हो जाएगा। तो हमें फोकस करना है अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे। ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास ऑलरेडी बहुत कैपिटल है, उसको कोई मदद की जरूरत नहीं है, वो अपने आप इन्वेस्ट कर लेगा। जिस दिन हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये जो 94% लोग हैं, जब इनकी डिमांड बढ़ा देंगे तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की डिमांड भी बढ़ेगी। तो अभी जैसे हमारी आमदनी जो वेल ऑफ सेगमेंट की तरफ जा रही है, जो बिलियनर्स हैं, जो रिच लोग हैं, उनकी जो आमदनी बढ़ रही है। पर एक अमीर आदमी को 100 रुपए आप अतिरिक्त देंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए खर्च कर देगा। जो भी उसको खर्च करना है वो तो ऑलरेडी खर्च कर रहा है। लेकिन गरीब आदमी को 100 रुपए देंगे तो पूरा 100 रुपए खर्च करेगा। अपनी पत्नी के लिए हो सकता है चप्पल खरीद ले, अपने लिए कमीज खरीद ले, बच्चे के लिए स्कूल बैग खरीद ले, है ना, तो पूरा 100 रुपए खर्च कर देगा। तो डिमांड जनरेट होगी। जब डिमांड जनरेट होगी तो सारी अर्थव्यवस्था तेजी पे आएगी। आज ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या कह रहा है? डिमांड कम है,
तो CII, FICCI, SOCHM ये भी बोल रहे हैं डिमांड कम है इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट कम है। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ग्रोथ कम होगी, जब ग्रोथ कम होगा तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होगा। तो इसलिए डिमांड जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। डिमांड के लिए हम नीचे का लेवल जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ पे जब हमारे जो सपोर्ट होगी और वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो उससे अर्थव्यवस्था पटरी पे आनी शुरू हो जाएगी। सर बजट पे फिर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप बजट के बारे में कुछ बोलना चाहते थे कि बजट जब आता है बाहर तो बजट में जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ पे रोजगार पैदा हो सकता है उसी को हम काट देते हैं। जैसे ही हमारा डेफिसिट बढ़ने लगता है तो जैसे शिक्षा है उसको हम जो कर देंगे कम, स्वास्थ्य है उसको हम कम कर देंगे, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को हम कम कर देंगे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को कम कर देंगे। तो ये जो क्षेत्र है जहाँ पे रोजगार ज़्यादा पैदा होता है वहीं पे हम कटौती कर देते हैं, और जहाँ पे रोजगार ज़्यादा पैदा नहीं होता जैसे संघर्ष क्षेत्र के लिए है उसको हम बढ़ा देते हैं। तो जैसे कि हमारा जो अब कैपिटल जो बजट से दे रहे हैं हम कैपिटल डेवलपमेंट के लिए, उसको हमने बहुत तेजी से बढ़ाया पिछले 3 साल में, पर वो कहाँ जा रहा है? बड़े बड़े हाईवेज में, फ्रेट कॉरिडोर में, पावर सेक्टर में, IT सेक्टर में जहां पे रोजगार पैदा ज्यादा नहीं होता। पहले आप सड़क बनती देखते थे 1980 में तो सैकड़ों लोग काम करते थे। अब जहां सड़क बनती है आप देखेंगे 10 लोग काम करते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े बुलडोजर्स, बड़ी बड़ी क्रेन्स के साथ तो 10 लोग काम करते देखते हैं। तो वहां पे भी रोजगार ज्यादा पैदा नहीं होता। उसी तरह मैं ग्वालियर से आ रहा था तो मैंने देखा वो ट्रैक लेइंग मशीन चल रही थी, तो वहां 20 लोग काम कर रहे थे। पहले उसमें भी सैकड़ों लोग काम करते थे ट्रैक लेइंग वगैरह में। तो इनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, पर हम रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जहां पे कि सब ज्यादा रोजगार पैदा होगा उसी में कटौती कर देते हैं। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को MGNREGS जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसी की बात मैं कह रहा हूं। तो अभी उसको 86,000 करोड़ पहले था, 86,000 करोड़ अब है। तो यानी कि रियल टर्म में इन्फ्लेशन से आप करेंगे तो कम हो गया है। उसी तरह शिक्षा है, उसी तरह स्वास्थ्य है, रियल टर्म में वहां पे कटौती कर देते हैं। तो जब एलोकेशन कम कर दिया, या क्या करेंगे जैसे कि अभी रोजगार के बारे में पिछले बजट में बहुत बताया कि हम जो इतने करोड़ जॉब करेंगे और यूथ के लिए इंटर्नशिप करेंगे 500 बड़ी कंपनियों वगैरह में, है ना। तो वहां पे 2 करोड़ जॉब्स की बात थी, लेकिन पता लगा कि मुश्किल से 10,000 जॉब्स भी नहीं हुए 1 साल में। तो 2 करोड़ का टारगेट कैसे होगा? तो हम 5 साल में दिखा देंगे कि हम इतना खर्च करेंगे, इतना अचीव कर लेंगे, लेकिन आप देखेंगे तो उस साल में कुछ अचीव ही नहीं हुआ। तो बजट में बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि हम सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन हो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए रहा है। और उसी में परेशानी है, क्योंकि आपको जब तक कि असंगठित क्षेत्र के लिए या एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव एरियाज के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वहां पे प्रोत्साहन नहीं देंगे, तब तक आपका वो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ता जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर भी नहीं कर रहा, पब्लिक सेक्टर भी नहीं कर रहा। तो इसलिए हमारी जो नीतियां हैं उन्हीं को हमें बदलना है। जिस दिन हम नीतियों को बदलेंगे, कृषि को सपोर्ट देंगे, माइक्रो सेक्टर को सपोर्ट देंगे, स्मॉल सेक्टर को सपोर्ट देंगे, तभी वो बढ़ेगा। उसमें एक बड़ा रोल GST का भी है। जो GST है वो कहने के लिए हमने असंगठित क्षेत्र को उसके बाहर रखा है। तो जो 50 लाख से कम का टर्नओवर है उसको तो बाहर कर दिया। जो 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आता है, लेकिन उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलने से उनका कॉस्ट बढ़ जाता है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर को इनपुट क्रेडिट मिलता है तो उसका कॉस्ट कम हो जाता है। तो इसलिए उसका माल सस्ता हो जाता है, इसका माल महंगा रहता है, तो डिमांड शिफ्ट कर जाती है। तो उदाहरण के तौर पे एक हमारे दोस्त थे, वो एक बिजनेस चलाते हैं, छोटा सा दफ्तर वगैरह चलाते हैं। तो वो पहले बेसमेंट में जो छोटा फोटो कॉपिंग वाला बंदा था उसके पास भेजते थे अपना फोटो कॉपिंग का, लेकिन उसके पास GST नंबर नहीं, तो अब वो बड़ी कंपनी को देते हैं GST। यहाँ से डिमांड उधर शिफ्ट कर गई। तो डिमांड शिफ्ट कर गई है जो असंगठित क्षेत्र है उससे संगठित क्षेत्र में। तो संगठित क्षेत्र को फायदा हो रहा है GST से, असंगठित क्षेत्र को परेशानी हो रही है। तो ये इसलिए हम लोगों ने GST का रिफॉर्म सजेस्ट किया कि इनपुट क्रेडिट का सिस्टम ही खत्म कर दो, क्योंकि GST तो लास्ट पॉइंट टैक्स है। जितना भी टैक्स बीच में मतलब आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे किया, इसको ट्रांसपोर्टर को किया, उसको किया, वो फाइनली तो कंज्यूमर से ही चार्ज होता है। तो है तो फाइनल पॉइंट, लेकिन कलेक्ट होता है 100 स्टेजेस में। वो यही कहीं 5 पैसा हो रहा है, कहीं 15 पैसे हो रहा है, कहीं 1 रुपया हो रहा है। हाँ, तो आप क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं कि वो फाइनली कलेक्ट करें, बीच में आप सब रोक दें। तो उससे क्या होगा कि जो अभी जो माइक्रो स्मॉल सेक्टर को जो डिसइंसेंटिव है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनपुट क्रेडिट का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा और कलेक्शन भी आपका वहीं से है। तो जैसे अरुण जेटली जी कहते थे कि 95% टैक्स आता है 5% यूनिट से, तो वही 5% यूनिट्स पे करेंगे, बाकी को सबको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे आपका मेजॉरिटी आ जाएगा GST से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको टैक्स कलेक्ट करना चाहिए वो डायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट करना चाहिए, ना कि इनडायरेक्ट टैक्स से। तो अगर GST कम होता भी है
तो वो बेहतर है आप डायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट करिए। डायरेक्ट टैक्स में मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, इन सब से आप कलेक्ट करेंगे तो उससे जो आपका फायदा होगा कि आप ये इनडायरेक्ट टैक्स कम करेंगे तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा और जो इनको परेशानी है माइक्रो स्मॉल को वो भी खत्म हो जाएगी, रोजगार भी ज़्यादा पैदा होगा और उससे फिर अर्थव्यवस्था और ज़्यादा सुचारू रूप से चलेगी। तो जीएसटी का एक बहुत कंट्रीब्यूशन है इन पुशिंग पीपल आउट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब कि जो हमारे जो असंगठित क्षेत्र है उसको नुकसान कर रहा है। तो हमारे देश में आप देखेंगे 4 बड़े झटके लगे हैं असंगठित क्षेत्र को 2016-17 के बाद। पहला तो नोटबंदी, क्योंकि असंगठित क्षेत्र सारा कैश में काम करता था तो उसको सबसे बड़ा धक्का लगा। वो रिकवर कर भी नहीं पाया था तो 2017 के जुलाई में आपने जीएसटी ले आए, उसका बड़ा धक्का लगा। फिर अगले साल एनबीएफसी क्राइसिस आ गया, उसका बड़ा धक्का लगा। एनबीएफसी क्राइसिस क्या था? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ना, जैसे कि आईआईएफएल वगैरह ये सारी जो कंपनियां हैं वो कोलैप्स करने लगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां। तो वहीं से लोन मिलता था छोटी इकाइयों को, वहीं से कंज्यूमर लोन मिलता था, तो उसका असर पड़ा। और फिर पैंडेमिक आया, उसने बहुत जबरदस्त धक्का दिया। तो अभी तक असंगठित क्षेत्र रिकवर नहीं कर पाया है। तो ये असंगठित क्षेत्र को ये 4 बड़े धक्के लगे। नोटबंदी की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि नोटबंदी से कोई काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर नहीं पड़ा, लेकिन अर्थव्यवस्था पे असर पड़ गया। तो उस समय जैसे कि आपने देखा कि मार्केट में जब 2016 नवंबर में जब आपका ये आया नोटबंदी तो मार्केट खाली हो गए, मंडियां खाली हो गई ना, किसानों का माल नहीं आ रहा था मंडियों में। मेरी किताब जो है इस पे नोटबंदी पे उसमें मैंने दिखाया कि आज़ादपुर मंडी जो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है, उसमें जितना माल पहले आता था उसका आधे से भी कम माल आ रहा था। और सब्जी और फल और फूल तो खेतों में ही नष्ट हो गए, क्योंकि उनका जो हार्वेस्टिंग का कॉस्ट था वही ज़्यादा था, दाम तो कोलैप्स कर गए थे। लोगों ने अपनी शिमला मिर्च, टमाटर, दूध, फूल वगैरह सब सड़क पे बिखेर दिए थे जगह जगह। तो हमारे कृषि पे असर पड़ा, हमारे इंडस्ट्री पे असर पड़ा, हमारी सर्विसेज पे असर पड़ा, परचेसिंग पावर पे भी असर पड़ा। परचेजिंग पावर पे तो असर पड़ा, क्योंकि ये हुआ सब। और जैसे मैं ग्वालियर गया तो वहाँ पे होलसेल मार्केट में देखने गया कि वहाँ पे क्या हालात है। वो मार्च में मैं गया, मतलब 5 महीने बाद। तो लोगों ने अपनी दुकान नहीं खोली थी, वो बैठे ताश खेल रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे जी ग्राहक ही नहीं आ रहे। तो 5 महीने बाद भी मार्च में भी मतलब जो रिकवर नहीं किया था। यानी कि जिस साल में नोटबंदी के साल में जो रेट ऑफ ग्रोथ हमारा नेगेटिव हो गया, तो सरकारी आंकड़े दिखा रहे हैं कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 8%। तो यानी कि इतना गड़बड़ी है हमारे मेथड में। और फिर जो जीएसटी ने फिर गड़बड़ी मचा दी। तो 4 बड़े झटके लगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है, संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। तो संगठित क्षेत्र बढ़ने का मतलब ये हुआ कि हम ये मान लेते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था टोटल संगठित क्षेत्र के आधार पर चल रही है, जबकि वो बात नहीं है। तो उसको मैंने रिकैलकुलेट जब किया तो देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था 6.5-7% की एवरेज पे नहीं जा रही, वो 1 या 1.5 या 2% की एवरेज पे जा रही है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अभी हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं हुई है, अभी वो 9वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ही है। क्योंकि अगर 6.5-7% की रफ्तार से जाती होती तो हम फ्रांस और ब्रिटेन वगैरह से आगे हो जाते। लेकिन 1-1.5% जब है हमारी रेट ऑफ ग्रोथ, और पैंडेमिक के दौरान नेगेटिव हो गई, नोटबंदी के दौरान नेगेटिव हो गई वो हमारी ग्रोथ रेट, और पैंडेमिक के पहले भी अर्थव्यवस्था में नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गई थी, है ना, क्योंकि ऑफिशियली वो 3.1% हो गया था रेट ऑफ ग्रोथ, है ना। तो ये सब दिखा रहा है कि हम मतलब आंकड़ों का खेल कर रहे हैं, आंकड़ों को हम बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, जबकि वो सिचुएशन नहीं है। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था 6.5-7% बढ़ती होती तो बेरोजगारी नहीं बढ़ती, रोजगार पैदा होता। जो हमारे यहाँ परेशानी है असंगठित क्षेत्र की वो नहीं होती। तो इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी 1-1.5-2% की रफ्तार से चल रही है, वो 6-7, 6.5-7% की नहीं। और ये पॉलिसी इंड्यूस क्राइसिस उसको बोलता हूँ। ये क्राइसिस जो है ये पॉलिसी की वजह से आया है, क्योंकि हमारे नोटबंदी गलत पॉलिसी हो गई, जीएसटी गलत हो गया, एनबीएफसी का क्राइसिस के पीछे कारण जो पॉलिसी इंड्यूस थे, और सडन लॉकडाउन कर दिया हमने पैंडेमिक के समय, उससे एकदम से क्राइसिस बहुत बढ़ गया। तो ये 4 बड़े झटके लगे अर्थव्यवस्था को, क्योंकि हमने गलत नीतियां अपनाई। और गलत नीतियां अपनाने के पीछे वजह ये है कि हमारे यहाँ जो डिसीजन मेकिंग है सरकार में बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज हो गया पीएमओ में। मिनिस्ट्रीज को भी अब जो छूट नहीं है, जो पीएमओ कहता है वो मिनिस्ट्रीज करती हैं। अब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतने ज्यादा स्पेशलाइज चीजें, जब तक कि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तब तक वो सही नहीं चल सकता। तो इतना सेंट्रलाइज जो कंट्रोल जो हो रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में, वो परेशानी है। उसी का असर है कि हमारे जो स्टेट्स के और सेंटर के बीच में टकराव बढ़ रहा है, जो फेडरलिज्म जिसको हम कहते हैं, इतना हमारे यहाँ
अलग अलग तरह के प्रांत हैं। जो समस्या आसाम की है वो गुजरात की नहीं है, जो समस्या हिमाचल की है वो तमिलनाडु की नहीं है। तो हम वन साइज फिट्स ऑल नहीं कर सकते, हमें स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी देनी है, तब वो ज़्यादा पनपेंगे। हम सेंट्रली कंट्रोल करते हैं और सेंटर के पास रिसोर्सेज हैं तो पॉलिटिकली कंट्रोल कर लेते हैं कि कहाँ पे। तो डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं कि मतलब हमारी सरकार सेंटर में भी हो स्टेट्स में भी हो, वो तो गलत बात है, वो तो फेडरलिज्म के खिलाफ है। तो फेडरलिज्म के खिलाफ होने की वजह से उसका असर हमारे यहाँ कि हमारे जो गरीब प्रांत हैं वो उतना तेज नहीं हो पाते जितना होना चाहिए। अब जैसे बिहार है, बिहार की क्या समस्या, बिहार सबसे जो बड़े प्रांत हैं, सबसे गरीब प्रांत बिहार है, उसकी प्रति व्यक्ति आय वहां पे सबसे कम है। तो बिहार का जो सेविंग है वो बिहार से निकल के उन्नत प्रांतों में चली जाती है। तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, मतलब कि कितना आप डिपॉजिट कर रहे हैं अपनी सेविंग और उसमें कितना क्रेडिट वहां पे आपका यूज हो रहा है फॉर प्रोडक्शन। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो बिहार का है वो ऑल इंडिया का एवरेज का आधा है और दिल्ली बंबई का 100 से ऊपर है। यानी कि वो अपनी ही नहीं बाकी और जगह की भी सेविंग्स वहां पे जा रही हैं। तो इससे हमारी गैर बराबरी बढ़ जाती है। तो सेंटर जो एक ये प्ले कर रहा है ना, वो हमारे जो फेडरलिज्म है उससे, जो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए उससे, तो उस सब का असर है कि हमारे जो गरीब प्रांत है वो गरीब रह जा रहे हैं। वो चाहे आप उनमें मदद भी कर दें तो भी वो अच्छा नहीं कर पा रहे क्योंकि प्राइवेट कैप वहां से बाहर चला जाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिससे इतना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन सही नहीं है और जो पॉलिसी इंड्यूस क्राइसिस है उसकी वजह से भी ये परेशानियां हमारे यहाँ बढ़ती जाती हैं असंगठित क्षेत्र की। पर सर इसमें एक लास्ट चीज मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो पेट्रोल डीजल है ये कभी जीएसटी के अंडर नहीं आने वाला। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है। दो कैश काउ हैं हमारे यहाँ, है ना। कैश काउ मतलब कि वो रेवेन्यू देती है, एक तो ये पेट्रोलियम पदार्थ और दूसरा जो आपके जो अल्कोहल, ये कैश काउ है। तो स्टेट्स को खतरा था कि जीएसटी आने के बाद उनको रेवेन्यू ठीक नहीं मिलेगा और सेंटर को भी ये खतरा था कि शायद ना मिले। तो ना सेंटर चाहती थी कि ये दोनों चीजें जीएसटी में आए, न स्टेट्स चाहते हैं। लेकिन अभी जैसे पैंडेमिक हुआ, पैंडेमिक के दौरान दुनिया में पेट्रोलियम गुड्स के दाम गिरे लेकिन हमारे यहाँ टैक्स बढ़ा के टैक्स रेवेन्यू से लिया गया, वही कैश काउ वाली बात आ गई। अच्छा, उसी तरह जैसे कि लिकर, तो उसमें भी ये हुआ कि जो उसमें टैक्स बढ़ा दिया तो जो रेवेन्यू आता रहा। अब सवाल ये कि अगर सेंटर चाहे तो आज एक्साइज ड्यूटी कम कर दे तो दाम कम हो जाएंगे, लेकिन सेंटर नहीं करेगा। अच्छा, सेंटर के पास क्योंकि इतने सारे राज्य हैं जहां पे बीजेपी का राज है तो जीएसटी में भी कमी ला सकते हैं, जीएसटी काउंसिल से कह के नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है कि उन राज्यों को भी परेशानी हो जाएगी और इनको भी। और आज की स्थिति यह है कि जो आप जो फ्री में चीजें बांट रहे हैं उसके चलते सारे राज्यों के बजट क्राइसिस में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कहा था कि हम आने के बाद और बढ़ा देंगे जो महिलाओं को पैसा मिलेगा, नहीं कर रहे, है ना। उसी तरह हिमाचल में सैलरी नहीं पे कर पा रहे, पंजाब में बहुत हाई डेट हो गया है और मध्य प्रदेश में भी वो नहीं कर पा रहे जो उन्होंने बजट वो उसमें इलेक्शन में प्रॉमिस किया था। तो ये जो राज्य हैं इनके क्राइसिस बहुत ज्यादा है। सेंटर का भी अगर आप देखें तो पैंडेमिक के दौरान जो डेट था एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो बहुत बढ़ गया था, अभी भी वो बहुत हाई है, 60% के करीब है। तो ये रेवेन्यू रेजिंग होना चाहिए। तो रेवेन्यू को आप कहां से बढ़ा सकते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस से बढ़ाना चाहिए, ना कि जीएसटी से बढ़ाना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि हमारा जो रीओरिएंटेशन होना चाहिए, क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था इतनी तेज है, काले धन की अर्थव्यवस्था को अगर हम जो व्हाइट में ले आए तो आज जो हमारा 17% के करीब टैक्स जीडीपी रेशियो है वो 41% तक पहुंच जाएगा। मतलब 20-22% अतिरिक्त आपको टैक्स जीडीपी रेशियो मिल जाएगा। तो फिर आप इनडायरेक्ट टैक्स कम कर सकते हैं, फिर आप ये पेट्रोलियम गुड्स पे आप कम कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोलियम गुड्स पे टैक्स लगाने का एक और कारण है कि पर्यावरण प्रदूषित होती है। जितना आप ये फ्यूल इस्तेमाल करेंगे उतना और होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसलिए हमें बड़ी केयरफुली उसको करना चाहिए जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़े, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ना बढ़ता जाए। अब जितने भी मेट्रोज हैं, आप बैंगलोर ले लीजिए, बॉम्बे ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, ट्रैफिक भरा पड़ा है, ट्रैफिक जैम्स हैं, वहां पे पोल्यूशन हो रहा है। तो हमारे लो कंजम्पशन लेवल पे भी हमारे शहर बहुत ज्यादा प्रदूषित हैं। एयर इज पोल्यूटेड, वाटर इज पोल्यूटेड, जबकि हमारा कंजम्पशन जो एडवांस कंट्रीज यूरोप और अमेरिका के कंपैरिजन में सिर्फ 5% है। तो इतने लो कंजम्पशन पे इतना ज्यादा पोल्यूशन है, तो अगर हम और ये फ्यूल वगैरह का कंजम्पशन बढ़ा देंगे प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह करके तो और ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें रैशनल पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेंगी। मैक्रो लेवल पे हमें जब करना पड़ेगा कैसे रोजगार पैदा करें और नॉन पोल्यूटिंग वे में।
पर्यावरण को बचाने के लिए काफी रोजगार हम दे सकते हैं। जैसे पानी है वो प्रदूषित ना हो, हवा प्रदूषित ना हो, हमारे जंगल ना कटें, हमारा एग्रीकल्चर सही ढंग से चले, उसमें भी रोजगार बहुत पैदा हो सकता है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसमें बहुत पैदा हो सकता है। माइक्रो सेक्टर है, तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को प्रॉपर्ली गाइड भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो परेशानी कहाँ से आती है? परेशानी आ रही कि अगर आप देखें तो देयर इज अ ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, आज 90 टैक्स हेवन है। तो अपने काली कमाई आपने यहाँ की और वो देश से बाहर निकाल ली, वो बड़ा आसान हो जाता है। तो काली कमाई और ज्यादा बढ़ती जाती है और उस पे सरकार का अंकुश नहीं लगता, क्योंकि वो सॉवरेनिटी आ जाती है बाकी देशों की। तो आपको जो काली कमाई जो बाहर ले जाए उसका कहाँ से डेटा मिलता है? चोरी का डेटा। तो जैसे क्लाइबे ने जो चोरी कर लिया था एलजीटी बैंक का डेटा, उसी तरह फावियानी ने करा था यूबीएस का डेटा जो फ्रेंच ने हमें ऑफर किया। एलजीटी का डेटा तो हमें जर्मन्स ने ऑफर किया। उसी तरह जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट हैं उनको मिल गया मोसैक फोंसेका का डेटा, पैनामा में जो हैक करके, है ना। फिर पैराडाइज पेपर्स का मिल गया था, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का मिल गया। ये सारा चोरी का डेटा है, क्योंकि कोई आपको आगे बताता नहीं है कि इतना है। चोरी के डेटा से आपको पता लगता है। तो ये जो काले धन की अर्थव्यवस्था है ये तेज इसलिए भी हो रही है क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर इसको करता है, और वही ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर फिर आपकी पॉलिसीज को इफेक्ट करता है। कैपिटल बहुत मोबाइल हो गया है, लेबर मोबाइल नहीं है। तो कैपिटल जो अपनी मोबिलिटी है उसके चलते हुए आपकी नीति निर्धारित करता है। तो आज फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत गरीबी को खत्म करना। तो जहां भी आप देखेंगे फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो गरीबों की स्कीम्स में कटौती हो जाती है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर स्कीम्स है उनमें कटौती नहीं होती है। जो गरीबों की स्कीम्स है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वगैरह, उसमें कटौती होती है। तो ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है वो भी हमें दबा देता है नीतियों में। तो हमको एक रिलेटिव ऑटोनॉमी चाहिए जिससे कि जो गरीब आदमी है उसके लिए हम ज्यादा करें, उसी से अर्थव्यवस्था और तेज होगी। हम जब तक ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के दबाव में रहेंगे तो हम वो नहीं कर पाएंगे जो हमें करना चाहिए अर्थव्यवस्था में। हम उनके हित की तरफ ध्यान देते रहेंगे। जैसे आप बोलते 23 क्रॉप्स पे एमएसपी मिलना चाहिए, तो वो भी तो इकोनॉमी को डेफिसिट की तरफ ही ले जाएगा ना? नहीं, 23 क्रॉप के लिए अनाउंस करते हैं हम, हाँ। लेकिन इम्प्लीमेंट सिर्फ 3 क्रॉप पे होता है। पर अगर 23 पे इम्प्लीमेंट हो जाए तो 23 पे नहीं, मतलब करो 200 पे होना चाहिए। ओके। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपका डेफिसिट कम हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जो वीट और पैडी और शुगर उस पर बहुत सपोर्ट देना पड़ रहा है। 2 लाख करोड़ रुपया फूड कॉर्पोरेशन वगैरह को देना पड़ता है। तो अगर उसका उत्पादन कम हो जाएगा तो आपको ये स्टॉक होल्डिंग कम हो जाएगी, और स्टॉक होल्डिंग आपको बाकी क्रॉप्स की करनी पड़ेगी। लेकिन जब दाम एमएसपी से कम जाएगा तभी आपको करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि सरकार को पूरा का पूरा जो खरीदना है, क्योंकि सरकार ने पूरा खरीद लिया तो बाकी सब तो भूखे मर जाएंगे ना। आम जनता जो खरीदेगी, सरकार को बचा हुआ खरीदना है। हाँ, जो एक मार्जिन पे जब दाम एमएसपी से कम होने लगेगा वही खरीदना है। तो वो हो सकता है दाल का हो, वो हो सकता है जो आपका तिलहन का हो, वो हो सकता है पैडी का वो हो सकता है आपका वीट का हो, शुगर का, लेकिन मार्जिन पे ही खरीदना है। तो ये हवा बना देते हैं कि नहीं 28 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा। मैं कहता हूँ 28 लाख करोड़ कैसे खर्च होगा? भाई आपको क्या जनता को भूखा मारना है क्या? आपको सारा स्टॉक होल्डिंग खुद ही करना है क्या? आपको तो सिर्फ मार्जिन पे जहां दाम कम होने लगे एमएसपी से तभी आपको लेना है। तो आपका डेफिसिट तो एक्चुअली कम हो जाएगा और आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बेटर होगा, क्योंकि अभी आप दालें बाहर से मंगवाते हैं, आप तेल बाहर से मंगवाते हैं। जब उनका उत्पादन बढ़ जाएगा, जो एक्स्ट्रा जब एकरेज इधर जा रहा है शुगर केन को और वीट को और पैडी को, वो उधर जाएगा तो उसकी जगह फिर आपकी शॉर्टेज कम हो जाएगी। अच्छा, लोगों के हाथ में आमदनी ज्यादा आएगी तो फिर वो जो डिमांड है माइक्रो सेक्टर की वो बढ़ जाएगी, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो जो एक्स्ट्रा लेबर एग्रीकल्चर में वो वहां चला जाएगा। तो मैक्रो में हमें देखना चाहिए। हम क्या माइक्रो थिंकिंग करते हैं? हमको लगता है अरे सारे क्रॉप पे अगर एमएसपी देंगे तो सरकार को सारा प्रोक्योर करना पड़ेगा, तो हम गलत दिशा में मोड़ दे देते हैं। हाँ, बेसिकली आई थिंक एमएसपी किसान का लास्ट ऑप्शन है ना। पहले तो वो मार्केट में ही जाएगा जहाँ उसे ज्यादा पैसे मिले, इज्जत मिले। नहीं, मार्केट में अगर माइक्रो सेक्टर और जो गरीब आदमी के हाथ में ज्यादा वेज होगी तो डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि उसका कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। नेगेटिव असर ये होगा कि इन्फ्लेशन थोड़ा तेज होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करें। तो इसलिए एक मैक्रो पैकेज चाहिए। मैक्रो पैकेज में फूड के दाम बढ़ेंगे और बाकी चीजों के दाम कम होंगे, बिकॉज आप जो जीएसटी कम कर देंगे, आप जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो और लगते हैं वो कम कर देंगे, है ना, पेट्रोल फ्यूल वगैरह वाले एक्साइज ड्यूटी वगैरह कम कर देंगे, वैट कम कर देंगे। तो
कुछ नहीं है, आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। पर लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मिडिल क्लास और रिच क्लास का जो बेनिफिट है वो एट द एक्सपेंस ऑफ फार्मर हो। अभी तो हम कह रहे हैं कि भाई फार्मर कमजोर है तो कोई बात नहीं, मिडिल क्लास को नहीं नुकसान होना चाहिए या रिच को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उससे किसको फायदा होता है? बिजनेस को सस्ता लेबर मिल जाता है, और जो मिडिल क्लास है उसको घर में जो नौकर मिल जाते हैं। हमारे एक ड्राइवर होगा, एक घर में सर्वेंट होगा, एक मेड होगी, वो तो एक नहीं रख पाता, जबकि उसकी तनख्वाह मुझसे कम से कम 50 गुना ज्यादा है। तो वहां पे हम लोग का, मिडिल क्लास वालों का ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो वेज हम कम देंगे, है ना, हमारे यहाँ फूड प्राइसेस कम रहेंगे तो वेज हम कम देंगे, है ना। तो वो किसान के हक को मार के हम मिडिल क्लास का और जो अर्बन क्लास का और जो वेल ऑफ सेगमेंट ऑफ बिजनेस उसका फायदा देख रहे हैं। हमको अगर नीतियां चलानी है, सोशल जस्टिस करना है, तो सबके लिए जस्टिस करना पड़ेगा। हम सिर्फ ये नहीं कर सकते कि हम मिडिल क्लास का देखें या बिजनेस का देखें कि उनको सस्ता लेबर मिल जाएगा। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, दिस वाज वेरी गुड। आई थिंक काफ़ी कुछ चीज़ें जो हमने डिस्कस किया, आई डोंट थिंक इंटरनेट पे इसकी कोई चर्चा अब हो रही है, तो लोग थोड़े इंटरेस्टेड हो गए। थैंक यू फॉर कमिंग। Thanks for watching. Stay tuned with us and hit the like, share, and subscribe buttons.